प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, जिधर देखो सिर्फ प्रोटेस्ट, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। और इसीलिए सवाल कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो गए? क्योंकि चारों तरफ प्रोटेस्ट, सवाल उठ रहे, क्या सरकार जनता की आवाज को इतना अनसुना कर चुकी कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क, संसद, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, बॉर्डर पर हर जगह प्रोटेस्ट, दिल्ली से लेकर रांची और देहरादून तक प्रोटेस्ट? क्या सरकार इस मुगालते में चली गई कि वो नौजवानों के साथ भी गलत कर रही थी, किसानों के साथ भी, विपक्ष के साथ भी, और सब मिलकर कर रहे प्रोटेस्ट? या फिर पंजाब और यूपी के आने वाले चुनाव ने छात्रों के मुद्दे को उठाकर एक नया खेल खेल दिया? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आज 3 तस्वीरों में बटी नजर आई। 3 तस्वीर, 3 कहानियां, लेकिन एक ही कहानी के 3 कोने। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर नौजवान जब संसद की तरफ बढ़ा तो जो अफरा तफरी मची उसने देश को हिला दिया। आंसू गैस, लाठियां, उसके बाद तोड़फोड़। पुलिस कह रही कि हमारे 118 जवान घायल, छात्र कह रहे कि तुमने हमको कस के पीटा है, हिरासत में रख लिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान भी आ चुका है, बड़ी संख्या में अन्नदाता कह रहा है कि हाईवे रोक दिया है, दिल्ली हम जाएंगे, अभी मान लो हमारी मांग, अमेरिका वाली ट्रेड डील रद्द कर दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। और राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए, कह रहे हैं कि नहीं, अब मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। यानी एक दिन में 3 कहानियां आती हैं। एक छात्रों की जिन्हें पेपर लीक का डर है और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। दूसरा किसान जिसको डर है कि उसकी खेती की डील कर दी जाएगी। और तीसरा राहुल गांधी और विपक्ष जो इन सब के बीच मौका देख रहा है, अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने अपनी चुप्पी से इन सब के सामने खड़ी की। सरकार इन सब के बीच कह रही है कि हमने बैरिकेड सुरक्षा को लगाया है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बैरिकेड भीड़ रोक सकते हैं? सवाल नहीं, और सवाल तो है। सवाल है कि अगर 2-2 बार धर्मेंद्र प्रधान गलत हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार मान रही है कि पेपर लीक के दोषियों पर एक्शन हुआ तो फिर मंत्री साहब को अपने पद पर रहने क्या? और अगर गलत था तो फिर बच्चे जब मांगने गए तो वो झड़प क्यों हुई? सवाल किसान भी पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे साथ गलत तो नहीं होगा? सरकार के लोग कह रहे हैं महाराज अभी डीले पूरा नहीं हुआ है, गलत कहां से हो जाएगा? और इन सब के बीच में कॉमन जनता है जिसे यूपी और पंजाब का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। यूपी और पंजाब, यूपी जहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, पंजाब जहां पर किसानों की बड़ी ताकत है। और यही सवाल है कि अब जो कुछ हो रहा है ये सरकार की गलतियों का नतीजा है या सरकार की बेरुखी के बीच में विपक्ष को मिल गया एक बहुत बड़ा मौका है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज जब हम परत दर परत खोलेंगे तो आपको जंतर मंतर का सच दिखाई पड़ेगा, ट्रेड डील का किसानों पर असर दिखाई पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो सियासी खेल हम आपको समझाएंगे वो आपके नजर और नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल जुड़िएगा। आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है और ऐसे वक्त में जब सारे पत्रकार, सारे लोग या तो इधर हैं या इधर हैं, आपकी हिम्मत की वजह से हम आपके साथ खड़े होकर सिर्फ आपके मुद्दे उठाते हैं, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। प्लीज व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है, स्कैन भी लगा दिया, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। कल क्या हुआ था सबसे पहले वो 30 सेकंड में समझ लेते हैं। आप जानते हैं जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च हुआ था, आंसू गैस, लाठीचार्ज, कैनॉट प्लेस में तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। सवाल दोनों से है, मार्च शांतिपूर्ण था तो गाड़ियां किसने तोड़ी, और कार्रवाई अगर प्रोफेशनल तरीके से थी, कानूनी तरीके से थी, तो फिर लड़कियों पर हाथ किसका था? यह आरोप हर तरफ से आ रहे हैं और दोनों का अपना अपना सच है। लेकिन आज की कहानी यह नहीं है, आज की कहानी दूसरी है। कहा जाता है कल जंतर मंतर को पुलिस ने खाली करा दिया, उखाड़ दिया। रात 11 बजे 6 घंटे बाद भीड़ वापस लौटी, टेंट लगा, मंच नया लगा और ऐलान की मार्च फिर से होगा। पुलिस ने रात में मंच उखाड़ा और सुबह पूरे देश ने देखा कि भाई साहब उखाड़ने से कोई चीज छोटी नहीं होती है, वायरल होती है।
और इस सरकार को लेकर तो वैसे भी आरोप लग रहा है कि यह सरकार संवाद कम करती है, एक्शन में ज्यादा बिलीव रखती है और अब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। सरकार को कल लगा कि मामला निपट गया, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आज आंदोलन और बड़ा हो गया, क्योंकि आंदोलन टेंट में नहीं होता, आंदोलन बेइज्जती में रहता है और इस आंदोलन की जड़ में एक ही बेइज्जती है। वैसे शुरुआत भी तो बेइज्जती से हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कहां से हुई थी? सुप्रीम टिप्पणी से। कॉकरोच वही ताना दिल पे लगा था और वही ताना कल भी लगा। और जो आंदोलन बेइज्जती से पैदा हुआ हो उसे लाठी से मारेंगे तो वो हटेगा थोड़ी ना, दोगुना हो जाएगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच मरते थोड़ी हैं, वो तो बढ़ जाते हैं। और आज जंतर मंतर पर कॉकरोच बढ़े, ताकत ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ी, सरकार को ज्यादा और चैलेंज किया गया। और वैसे भी ये देश का कोई नया पैटर्न थोड़ी है, आप पुराना भी देख लीजिए। किसी भी आंदोलन को जिसे रातों रात हटाने की कोशिश की गई, अगली सुबह दुगनी भीड़ मिली। भीड़ को हटाना आसान है, वजह को हटाना मुश्किल है। कल पुलिस ने भीड़ हटाई थी, वजह छोड़ दी गई थी, उसका समाधान नहीं किया गया था। और वजह लौट सकती थी अगर मंत्री जी का इस्तीफा हो जाता, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ, लाठी मारी गई, पुलिस भी घायल, ये भी घायल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कल तक जो केवल दिल्ली कहानी थी, आज वो देश की कहानी बन गई। मतलब आज रांची में छात्र सड़क पर हैं, रायपुर में बारिश के बीच प्रदर्शन चल रहा है, बेंगलोर से लेकर गुवाहाटी, शिलोंग, टोरंटो, हर जगह सपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं। यानी लाठी दिल्ली में थी, आवाज पूरे देश में गूंजी। यानी सरकार ने कल आंदोलन को दबाने की कोशिश की और आज जो एक मोर्चे पर आंदोलन था वो बढ़ता चला जा रहा है। एक किसानों का शंभू बॉर्डर पर, हाँ आपको याद होगा 2020 की तस्वीरें, शंभू बॉर्डर पर हम सब ने देखा था। लेकिन इस बार ट्रैक्टर नहीं है, बसें नहीं है, इस बार डेरा डालने केवल ऐलान नहीं है। किसान घाट पर महापंचायत होनी है, चौधरी चरण सिंह साहब की समाधि पर। जिस किसान के नाम पर घाट बना है उस घाट तक किसान नहीं पहुंच पा रहा। यानी किसान इस बार लड़ने नहीं, दिखाने आए कि हम भी आ सकते हैं। और उनकी मांग बड़ी क्लियर है, ट्रेड डील जो है अमेरिका से वो रद्द की जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। अब यहां पर एक तीखा सवाल वो नहीं जो किसान पूछ रहा है, सबसे तीखा सवाल तो वो है जो इस डील के बारे में हर किसी को पूछना चाहिए। बताया जा रहा है कि डील के तहत सस्ते अमेरिकी दूध, दही, सोया और कुछ फसलों के आने का रास्ता खुल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि डील अभी फाइनल नहीं हुई है, कागज किसी ने नहीं देखे हैं। और यहीं से भाजपा वाले कह रहे हैं कि इसमें सियासी बू आ रही है पंजाब चुनाव को लेकर, क्योंकि जब कागज ही नहीं आए हैं तो फिर आंदोलन अभी से क्यों शुरू हो गया। अब इसमें किसानों का जो वर्जन है वो अलग है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब साइन हो चुकी डील के खिलाफ आंदोलन मातम होता है, लड़ाई नहीं। दबाव जो है वो सौदा होने से पहले काम करता है, बाद में नहीं। किसान 2020 में सीख चुका है कि कानून बनने के बाद वापस कराने के लिए 1 साल से ज्यादा सड़क पर बैठना पड़ता है। इसलिए इस बार शायद वो कानून बनने से पहले ही खड़ा है। वो कहते हैं ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। इस तराजू का एक और पलड़ा भी है, क्योंकि एक सवाल शहर का मिडिल क्लास भी पूछ रहा है और उसे भी अनसुना करना बेमानी है। वो पूछता है कि भैया खाद की बोरी पर हजारों की सब्सिडी, ऊपर से खेती कमाई टैक्स फ्री, इतना सब लेकर धरना। अब इन सब के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग आरोप हैं। और इस तबके का भी आरोप है, फिर वही शब्द आरोप। यह भी है कि आंदोलन का चेहरा तो 2 एकड़ वाला किसान होता है, पर अगली कतार में 100-100 एकड़ वाले बैठे होते हैं जो सब्सिडी का फायदा भी सबसे पहले उठाते हैं, खाद का स्टॉक भी पहले दबाते हैं और छोटे किसान को वही खाद बाद में महंगे दामों पर मिलती है। यानी शहर कहता है आंदोलन गरीब किसानों के नाम पर होता है, लेकिन फायदा अमीर किसानों को। और हमारी थाली तक कीटनाशक कौन पहुंचा रहा, वो बहस अलग चल रही है। अब सच क्या है? सच दोनों का थोड़ा थोड़ा है। यह सच है कि सब्सिडी और टैक्स छूट किसानों को मिलती है। यह भी सच है कि देश का 85% से अधिक किसान छोटा है, जिसके लिए वो सब्सिडी अय्याशी नहीं है, उसके जीने का सहारा है। यह सवाल जायज है कि बड़े किसान आंदोलन की मलाई खा जाते हैं, और यह डर भी जायज है कि सस्ता अमेरिकी माल आया तो सबसे पहले वही 2 एकड़ वाला किसान मरेगा, बड़ी गाड़ी वाला नहीं। इसलिए असली सवाल न किसान से है न मिडिल क्लास से, असली सवाल सरकार से है। और सवाल बड़ा सीधा है, अगर डील अच्छी है तो साहब छुपा क्यों रहे हो? अगर डील बुरी है तो कर क्यों रहे हो? कागज दिखा दो, डर अपने आप मर जाएगा। और अगर कागज दिखाने में डर लग रहा है तो फिर डर की वजह कागज में है, क्योंकि जब तक कागज छिपा है तब तक हर तरफ सिर्फ डर बिकेगा, और डर से बड़ी कोई मंडी होती नहीं। पर कागज मांगने की लड़ाई अभी मंडी तक पहुंची भी नहीं थी कि तीसरी तस्वीर भी सामने आ गई। वो तस्वीर जिसको देखकर लोगों ने कहा, क्या कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को डिकोड कर लिया है? हाँ,
राहुल गांधी साहब ने आज कुछ ऐसा किया जो उनकी राजनीति में कम दिखता है। जिस आंदोलन पर पूरा देश बात कर रहा है, अब तक राहुल गांधी उस आंदोलन में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि अभिजीत दीपके राहुल गांधी को नापसंद करते थे। राहुल गांधी के आंदोलनों का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया था। अभिजीत का थोड़ा लिंक जो है वो आम आदमी पार्टी से है। कई लोग यहां पर हैं जो आम आदमी पार्टी क्लोज रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखा था, लंबे समय तक दूर रखा था। देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता देश के सबसे बड़े आंदोलन से दूर था। लेकिन अब खबर बदल गई है। सुबह राहुल गांधी घायलों से मिलते हैं इस मसले पर कि छात्रों के साथ मोदी सरकार ने बर्बरता की, और फिर दोपहर होते होते सीधे प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। और अब मांग होती है कि जंतर मंतर पर भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा हो, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, he is an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? हाँ, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है जंतर मंतर का आंदोलन चलेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो ये आंदोलन रखेंगे। उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं। और आज दिल्ली के अंदर ही दो अलग अलग आंदोलन हो गए। एक दिन में एक मुद्दे पर दो विपक्ष और दो अलग अलग जगह। पहली नजर में लगेगा विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन जैसा हमने बताया बिखरा नहीं है। सबको अपना अपना देखना है, क्योंकि सरकार ने तो मौका दे दिया है। केजरीवाल कल अपने दोनों बच्चों के साथ 4-5 घंटे आंदोलन में गए थे। केजरीवाल आज मंच तक गए। मतलब साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो उसका आंगन शुरू से आम आदमी पार्टी के घर के करीब था, आसपास था। तो केजरीवाल के लिए जंतर मंतर जाना घर लौटने जैसा है, और कांग्रेस के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसीलिए कांग्रेस परेशान थी, उलझन थी। लेकिन अब जब आंदोलन देश का बना तो दूर रहो कि राजनीति से बाहर आकर कांग्रेस सबसे सामने आ गई। हां जी, कांग्रेस मंच से दूर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने एकदम सीधा मंच पकड़ा है। राजनीति के लिए सीधे पीएम आवास के बाहर बैठ गए, और वो चाल चली है जो सधी हुई चाल है, नपी तुली। आंदोलन के मंच पर मत चढ़ो, आंदोलन का मुद्दा मत उठाओ, लेकिन छात्रों का मुद्दा उठाकर अपना नया मंच लगा दो, वहां पर जहां देश के सारे कैमरे वैसे भी तैनात हैं, पीएम के दरवाजे पर। अब आप खुद समझिए कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर जाते तो वो भी एक और चेहरा होते, एक और चेहरा जो जंतर मंतर पर जा रहा था। लेकिन जब वो पीएम के दरवाजे पर बैठे तो वो अकेली तस्वीर बन गए। और अब भीड़ यहां भी बढ़ेगी। मुद्दा वही है, मंच अपना है, तस्वीर सबसे बड़ी, और हिसाब एक लाइन का, मेहनत आंदोलन की, पसीना छात्रों का, और आज शाम होते होते सबसे बड़ी हेडलाइन कांग्रेस पार्टी की। इसका फायदा दोहरा है, आंदोलन की गर्मी भी मिली और कब्जे का इल्जाम भी नहीं लगा। क्योंकि 2020 का सबक सबको याद है, झंडा लगते ही आंदोलन मुद्दा नहीं रहता, विपक्ष बन जाता है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से भी है कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या सारा विपक्ष एक साथ आएगा? क्या कांग्रेस भी जाएगी? या फिर धीरे धीरे जनता को दिखाई पड़ेगा कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और बीजेपी को समझ में आएगा कि अब सही समय छात्रों का भला कर दो, वरना चुनाव में तैयार बैठे हैं लोग भाला लिए। हां, हालांकि एक दिलचस्प चीज जो हमको नजर आई, राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे तो थोड़ी ही देर में मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए राहुल गांधी से बात करने के लिए। और वहीं पर मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब बच्चों पर लाठी चली थी तो तुरंत ऑन द स्पॉट बच्चों से बात करने कोई मंत्री जंतर मंतर नहीं गया था, कोई नहीं गया था। बच्चे बहुत दिन से बैठे थे, कोई नहीं गया था। सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल भिजवा दिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक से मुलाकात करने कोई नहीं गया था। लेकिन जब राहुल गांधी बैठे तो मंत्री दौड़ते आए। अब सवाल बच्चे अगर पूछें कि मंत्री साहब, विरोधी तो राहुल गांधी भी हैं, वैचारिक विरोध हम भी कर रहे थे, जंतर मंतर क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री घर के बाहर मनाने पहुंच गए। सोचिएगा, क्या भारत में इज्जत दर्द की होती है या आपके पद, आपके ओहदे की? वैसे आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, चुनाव के बाद इसका हिसाब करेंगे कि कौन जंतर मंतर लौटा, क्योंकि मरहम और वोट चुनाव तक एक जैसे दिखते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार फंसी है।
मोदी सरकार फंस गई है। हालांकि वो चुप नहीं है, बोल रही है। आज प्रधानमंत्री ने ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो देख लिया था, खामोशी वाला, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में ही सही, लेकिन यह कह दिया कि पेपर लीक घोर पाप है। हम तो इसी बात पर मोदी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने बोला, तो क्योंकि आप बहुत सारे विषयों पर बोलते ही नहीं है और यह तकलीफ है, और यह देश चाहता है कि आप बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो उम्मीद जगती है, और उम्मीद हौसला देती है उन बच्चों को भी कि शायद जैसे राहुल गांधी से मुलाकात करने वो पहुंचे, हो सकता है आप भी मुलाकात कर लें उन बच्चों से जिनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ी, कम से कम उनसे। पुलिस कह रही उधर कि भीड़ हिंसक हुई थी, कार्रवाई मजबूरी थी। पुलिस यह भी कह रही है हिरासत में लिए गए कई लोग छात्र हैं ही नहीं, साजिश के एंगल की जांच चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संसद सत्र में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। बीजेपी के सांसद कंगना जी कहती हैं कि हम अंदर से डरे हुए थे, पुलिस ढाल बनी। नड्डा जी जो है सीजेपी के लोगों से मिले, घायलों से बातचीत की। केजरीवाल जी कह रहे अपना बच्चा लेकर हम गए थे। कुल मिलाकर हर आदमी कुछ कुछ कह रहा है। अब सवाल यह है कि जब हर कोई कह रहा है तो फिर सरकार फंसी क्यों है? सरकार फंसी है इस्तीफा देने को लेकर। अब इस्तीफे को लेकर हमने पिछला वीडियो बनाया था कि 12 साल में मोदी सरकार ने एक इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो अपनी गलती मान लेंगे, और सरकार गलती नहीं मानती। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया पर 2015 में आरोप लगे, तब से लेकर अब तक धर्मेंद्र प्रधान तक सरकार इस्तीफा नहीं लेती, मंत्री देना चाहे तो भी नहीं लेती। अब सरकार की मुश्किल यही है कि अगर वो नियम तोड़े और आंदोलन से इस्तीफा ले ले तो फिर हर आंदोलन में इस्तीफा लेना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा ना ले तो यूपी का नौजवान चुनाव तक लाठी याद रखेगा। सख्ती करो तो आंदोलन बड़ा होगा, सख्ती ना करो तो भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सरकार परेशान है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि इस मामले को ठंडा किया जाए, और इसी कोशिश में आज जेपी नड्डा साहब जो है वो जाकर छात्रों से मुलाकात करने पहुंच रहे थे। हालांकि सवाल फिर वही है कि आरोप लग रहा है शिक्षा मंत्री पर, बात हो रही है प्रधानमंत्री जी से, मुलाकात हो रही है स्वास्थ्य मंत्री से, और इन सब के बीच में संसद के अंदर भी आज विपक्ष शिकायत करता नजर आया। संसद में कहा गया कि हमें बोलने नहीं दिया गया। यह मुद्दा आज हर जगह उठा, सड़क पर, बॉर्डर पर, पीएम के दरवाजे पर, अस्पताल के बिस्तर पर, लेकिन एक जगह नहीं उठा जो इस काम के लिए बना है, वो है संसद। जिस दिन देश का सबसे बड़ा कमरा सबसे छोटा हो जाए उस दिन सड़क बड़ी हो जाती है, और यही रहा। और इसीलिए आज देश के बच्चों की तरफ से हम मोदी सरकार से 3 सवाल पूछते हैं, ना आंदोलन की तरफ से, ना विपक्ष की तरफ से, हमारे तरफ से और देश के छात्रों की तरफ से। और ये सवाल मोदी जी और अमित शाह जी से हैं, उम्मीद करते हैं वो सुनेंगे। सवाल पहला है कि अगर परीक्षा का सिस्टम सच में सुरक्षित है मोदी जी, तो अब तक हर लीक, हर गड़बड़ी, हर फायदा उठाने वाले और हर जिम्मेदार अफसर का पूरा हिसाब तारीख के साथ हमारे देश के सामने क्यों नहीं रखा गया? और अगर हिसाब नहीं रखा गया तो आप ही बताइए मोदी जी कि कैसे देश का छात्र उस सिस्टम पर दोबारा भरोसा करे? कुछ तो आधार होना चाहिए, यह आप बता दीजिए। दूसरा सवाल जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है वो ये है कि जवाब मांगने वाले छात्रों पर लाठी 24 घंटे में चल गई, लेकिन जिनकी गलती से पेपर लीक हुआ उन पर कार्रवाई इतनी तेज और इतनी ही तीव्रता से क्यों नहीं दिखी? सजा की रफ्तार सवाल पूछने वालों के लिए, गलती करने वालों की दूसरी। इसी में एक सवाल और ऐड कर दे रहे हैं, राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने आपके घर के बाहर गए तो आपके मंत्री राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए, लेकिन छात्र 20-21 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है, आप सोनम वांगचुक को उठा सकते हैं, आपके मंत्री मिल क्यों नहीं सकते थे? लाठी मारने के बाद तो मुलाकात पहले दिन कर सकते थे, राहुल जी के पास तो कुछ ही घंटे में आ गए थे। क्या पद देखकर संवाद किया था? और तीसरा सवाल, हमारे देश में परंपरा रही है कि बड़ी नाकामी पर बड़ी कुर्सी जवाबदेही लेती है। नेहरू जी के दौर में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इस्तीफा दिया था, अटल जी के दौर में नीतीश कुमार साहब ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की साख पर हफ्तों से सवाल उठ रहे, छात्र सड़क पर हैं, तो जवाबदेही की वो परंपरा इस बार कहां है? इस्तीफा ही हर जवाब नहीं होता, मान लिया, पर जवाब तो कोई हो। 3 सवाल दर्ज है, जवाब जब आएगा
हम वो भी दर्ज कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को आप जनता जो है वो बढ़ाकर सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें समझ में आए। जैसे हमने मोदी जी से बोलने की अपील की थी, आज उन्होंने बोला, तो अगर ये आप समझेंगे तो शायद वहां तक पहुंच जाएगा। खैर, आज 3 तस्वीरों के बीच में एक किरदार और था जिसका जिक्र इस शोर में दब गया। नाम सोनम वांगचुक। सफदरजंग अस्पताल का बिस्तर, महीनों का अनशन जो शुरू हुआ था लद्दाख की मांगों के लिए, अब छात्रों के लिए भी जारी है। आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि हालत फिलहाल संभली हुई है, शुगर गिरी हुई है, शरीर में ताकत के जरूरी तत्व कम हो गए हैं, खून की कमी है। डॉक्टर रोज आ रहे हैं, रोज कह रहे हैं ड्रिप लगवा लीजिए, और वो रोज मना करते हैं। कल की हिंसा के बाद अपनी पत्नी के हाथ एक पत्र भेजा है, लिखा है छात्रों के साथ जो हुआ उसके विरोध में अनशन जारी रहेगा। लेकिन जंतर मंतर पर नारे हैं, बॉर्डर पर काफिले हैं, पीएम के घर के बाहर धरना है, हंगामा है, और इन सब के बीच में जिस आदमी ने एक्चुअली में लड़ाई सबसे पहले शुरू की, 20-21 दिन सहा, आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब बड़े लोग आ गए और बड़े लोगों ने इस मामले को उठा लिया है। सोनम वांगचुक कहीं पीछे छूट गए। सवाल यह भी है कि जिस देश में सुनवाई के लिए भूखा मरना पड़े, वहां संसद के माइक किस प्रकार के ऑन थे? और सोनम वांगचुक के लिए क्या आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो सीन से गायब हो चुके हैं? नहीं दिख रहे, मुझे तो नहीं दिखे आज। खैर, वैसे दिखे तो उनके सीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं थे, बर्गर खाने वाले। हाँ, मतलब जिन्होंने कहा मेरा क्या लेना देना। ठीक है, आंदोलन अब काफी बड़ा हो गया है, इन लोगों से आगे निकल चुका है। खैर, कुल मिलाकर आते हैं, सीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं मार्च होगा, किसान कहते हैं बॉर्डर से हटेंगे नहीं, कांग्रेस कह रही है जब तक आंदोलन तब तक धरना, और सरकार अभी उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, फिर से लठिया दीजिए या बातचीत कर लीजिए। कहा जा रहा है कि बातचीत चिट्ठी खोली गई है, कल क्या निकलेगा, जो आएगा कहानी फिर हम आपको सुनाएंगे, कल की कहानी कल। लेकिन आज की तस्वीर आप याद कर लीजिए, नौजवान सड़क पर, किसान बॉर्डर पर, विपक्ष पीएम के दरवाजे पर, और सबसे शांत आवाज अस्पताल के बिस्तर पर। संसद चालू है, सत्र हर साल आएगा, कमरे हर बार खुलेंगे। देखना सिर्फ ये है कि संसद के अंदर कान में खुलते हैं, क्योंकि ये बात हर सरकार को, हर पार्टी को याद रखनी है। आज दिल्ली में लाठी किसी की भी चले, उसकी चोट कल वोट पर जरूर दिखाई देगी, और उस दिन ना बैरिकेड काम आएंगे, ना आंसू गैस, ना बंद कान। और तब तक आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी ताकत लाठी नहीं है, याददाश्त है। जय हिंद, जय भारत, और हमको सब्सक्राइब कीजिए।